दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि देवता और मनुष्य इजिप्ट में एक साथ रहते थे। मनुष्यों और देवताओं में अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। सभी देवता मनुष्य से अधिक ऊंचे होते थे और उनके अंदर मनुष्यों की तरह लाल रक्त नहीं बल्कि सोने का रक्त होता था। और देवताओं में एक और खूबी थी, वो अपने आप को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते थे। तभी हम बेक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक चोर होता है। उसे एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम जाया था। बेक एक ऐसा चोर था जो कि देवताओं में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसकी प्रेमिका देवताओं में पूरा विश्वास रखती थी। तभी हम मिस्र के देवता औरस को देखते हैं, जो कि उस राज्य के हवाओं का देवता है। और इसके लिए वो दिन एक खास दिन था, क्योंकि उस दिन राज्य में ओरिस के रूप में एक नया राजा चुना जाने वाला था। वहां ओरिस के साथ उनकी प्रेमिका हथोर भी थी, जो कि पूरे संसार में होने वाले प्यार की देवी थी। होरस अपनी प्रेमिका से बताते हैं कि वे उससे शादी करना चाहते हैं, और वे हथोर के कंगन के बारे में भी बातचीत करते हैं, जो कि 7 तारों से बना है, जिसे होरिस ने ही उन्हें गिफ्ट किया था ताकि वह उसे अंधकार लोक में मरी हुई आत्माओं से बचा सके और उनकी प्रेमिका सुरक्षित रह सकें। राज्याभिषेक के लिए राजा ओरिस वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरे मिस्र के लोग एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं। वो राजा बनने ही वाले थे, तभी वहां पर ओरस के पिता का भाई सेट पहुंच जाता है। वो ओरस को गिफ्ट के रूप में एक बजाने वाली चीज देता है। ओरस जैसे ही उसे बजाते हैं तो वहां पर सेट के सैनिक पहुंच जाते हैं। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सेठ यहाँ पर कोई गिफ्ट देने नहीं बल्कि मिस्र पर कब्जा करने आए थे। समारोह के दौरान सेठ और इसके पिता की हत्या कर देता है। बताया जाता है कि सेठ मरुस्थल का देवता होता है। अपने पिता की हत्या के बाद ओरिस अपना आपा खो देता है और सेठ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सेठ ओरिस को चालाकी से मार गिराता है और उसकी आंखें निकाल लेता है, क्योंकि ओरिस की शक्ति उसकी आंखों में ही थी। आंखों के बिना ओरिस बिल्कुल मुर्दे के समान हो जाता है। तभी सेठ पूरे राजघराने पर कब्जा कर लेते हैं और घोर परिवर्तन का ऐलान करते हैं, जहां मरे हुए को मृत्यु के बाद अंधकार लोक में प्रवेश पाने के लिए धन चुकाना होगा। जबकि ओरिस के पिता गरीब और अमीर को एक जैसा समझते थे और उनको अंधकार लोक में प्रवेश पाने के लिए उनके अच्छे कार्यों से निर्धारित करते थे। होरस की आंखें निकालने के बाद सेठ होरस को मारने ही वाला होता है। तभी हथौड़ सेठ से होरस को बख्शने के लिए विनती करती है। सेठ ओरिस को अधमरा करके छोड़ देता है और उसे मिस्र से निकाल दिया जाता है, जबकि हथौड़ सेठ की गुलाम मालकिन बन जाती है और उसके साथ वो सब काम करती है जो कि वो ओरिस के साथ करती थी। तभी कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां बेक नाम का चोर मैदान बनाने के लिए एक गुलाम के रूप में काम कर रहा होता है, जबकि उसकी प्रेमिका जाया एक मुख्य वास्तुकार बन चुकी है और वो उर्सू नाम के आदमी के नीचे काम करती है। बेक छुप छुप के जाया से मिलने के लिए आया करता था। जाया बेक से कहती है कि हमें औरस की आंखें उसे दोबारा से लौटानी होंगी, क्योंकि अभी भी वो ये मानती है कि होरस ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सेठ को हरा सकता है। जाया बेक को समझाती है कि सेठ का लूटा हुआ खजाना आ चुका है और इसी खजाने के साथ तुम होरस की आंख के पास पहुंच सकते हो। वो बेक को सेठ के खजाने के सारे नक्शे को समझाती है। बेक बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सेठ के खजानों की ट्राली में कूद जाता है और खजाने के साथ उसके महल में प्रवेश कर जाता है। नीचे जाकर बेक को पता चलता है कि आंख के पास पहुंचने से पहले उसे कुछ जाल को पार करना पड़ेगा, जो कि सेठ ने बिछा रखे थे। नक्शे की मदद से धीरे धीरे बेक आगे की तरफ बढ़ता है और पहले जाल को आसानी से पार कर लेता है। जैसे ही वो दूसरे जाल में प्रवेश करता है तो वहां पर तलवारें जोर जोर से चलने लगती हैं। वो बड़ी मुश्किल से उनसे बचता है और तीसरे जाल में प्रवेश करने आता है, जिसका कि नक्शा में कोई भी जिक्र नहीं था। वो उस जाल में तेजी से दौड़ता है और इसकी आंख को प्राप्त कर लेता है। आंख मिलने के बाद वो दोबारा से जाया के पास पहुंच जाता है, जहां उसे उर्सू देख लेता है और दोनों को बंदी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन बेक और इसकी आंख की सहायता से जाया को अपने साथ भगा कर ले जाता है। जैसे ही वे भाग रहे थे तभी उर्सू पीछे की तरफ से जाया के तीर मार देता है, जिससे जाया तो मर जाती है, लेकिन बेक उसे वहां से ले जाने में कामयाब हो जाता है। जाया को लेकर बेक और इसके पास पहुंचता है, जो कि अपनी आंखें खो देने के बाद अपने पिता के मकबरे में रहते थे। बेक और इसके पास जाता है और उनसे सौदा करता है। वो उन्हें उनकी आंख वापस करेगा, बदले में उन्हें उसकी प्रेमिका को जिंदा करना होगा। और इस शर्त को स्वीकार करते हैं और अपनी आंख को लगा लेते हैं।
आंख मिलने के बाद वो जाया को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मृत्यु की दुनिया में बहुत आगे जा चुकी थी। बाद में ओरिस बेक को बताते हैं कि अभी भी एक तरीका है जिसकी मदद से वे उसकी प्रेमिका को जिंदा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सेट के पिरामिड में जाना होगा। बेक उन्हें सेट के पिरामिड में ले जाने का वादा करता है। इधर सेट को पता चल जाता है कि ओरिस को उसकी एक आंख मिल चुकी है, इसीलिए वो ओरिस को ढूंढने के लिए और उसे मारने के लिए अपनी सेना को भेज देता है। तभी हम ओरिस को देखते हैं जो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने पिता सूर्य देवता के पास जाता है। वो अपने साथ बेक को भी लेकर जाता है। वे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं जिसके ऊपर सूरज जैसा निशान बना हुआ था। बेक को लेकर ओरिस अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और उनसे बताते हैं कि सेठ ने उसके और उसके पिता को कैसे बर्बाद कर दिया। लेकिन सूर्य देवता उनसे कहते हैं कि मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी सूर्य देवता वहां आए एक राक्षस को भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस राक्षस से पूरी दुनिया को खा जाने का खतरा होता है। फिर भी ओरिस वहां से दिव्य जल को एक शीशी में भरते हैं, क्योंकि वे उस जल से रेगिस्तान की प्यास को बुझाएंगे, जो कि उन्हें पिरामिड तक पहुंचने में उनकी मदद करेगा। तभी हम सेठ को देखते हैं, वो उन सभी देवी देवताओं पर हमला करता है जो कि अभी बचे रह गए थे, क्योंकि वो सभी देवी देवताओं पर विजय पाना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनेगा। सबको हराने के बाद सेठ अपनी पहली पत्नी के पास जाता है, जो कि उससे नाराज है क्योंकि उसने मिस्र को तबाह कर दिया था। लेकिन सेठ अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ता है, वो उसके पंख काट डालता है और उसे मार देता है। तभी हम ओरिस और बेक को देखते हैं जो कि जमीन पर आ जाते हैं। तभी ओरिस को बहुत जोर से प्यास लगती है और वो बेक से पानी मंगाने के लिए कहता है। बेक जैसे ही पानी भरने के लिए जाता है तो सेठ के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वो बेक को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर ओरिस आ जाता है और एक एक करके उन सभी राक्षसों को हरा देता है। लेकिन अंत में एक राक्षस बचता है जो कि ओरिस से काफी देर तक लड़ता है और वो ओरिस को बेक के साथ झरने में नीचे ढकेल देता है। नीचे गिरते गिरते बेक ओरिस से मदद की मांग करता है और आखिर में ओरिस देवता बेक को बचा लेते हैं और सही सलामत दोनों एक जंगल में आकर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेठ के सैनिक सेठ को बताते हैं कि ओरिस एक लड़की को मृत्यु लोक से वापस लाना चाहता है, जो कि बेक की प्रेमिका है। ये सुनने के बाद सेठ हथौड़ देवी के पास जाता है, जो कि मृत्यु लोक की रानी होती है। वो हथौड़ से यात्रा करने के लिए कहता है, जिसे वो अगले हाथ जीतना चाहता है, लेकिन वो इनकार कर देती है और वहां से बचकर भाग जाती है। तो दोस्तों, क्या ओरिस उस लड़की को जिंदा वापस ला पाएंगे? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।